ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ट्रेंडिंग न्यूज में। जोधपुर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। बीजेपी नेता घायल हुए बुरी तरह। बदमाशों ने पहले वकील को बातचीत के लिए घर पर बाहर बुलाया और फिर वकील जान बचाने के लिए काफी दूर तक भागा, लेकिन बदमाशों ने पीछा नहीं छोड़ा। उनके गिरते ही उन पर धारदार हथियारों से हमला बोला है। जोधपुर के प्रतापनगर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर जानलेवा हमले की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और अधिवक्ता मधुसूदन मेघवाल और उनके परिवार पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज में बीजेपी नेता को अपनी जान बचाते भागते देखा जा सकता है। वहीं हमलावर हथियारों के साथ उनका पीछा करते हैं और उनके गिरने पर उन पर टूट पड़ते हैं। तलवारों और दूसरे हथियारों से मधुसूदन पर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं और इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। हमले में मधुसूदन मेघवाल बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 21 जून को मधुसूदन मेघवाल का भतीजा शुभम एक लड़की को लेकर भाग गया था। तब लड़की के परिवार के लोगों ने मधुसूदन को देख लेने की धमकी दी थी और फिर मौका पाकर बदमाशों ने मधुसूदन मेघवाल के परिवार पर हमला बोल दिया। वारदात के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां अपने अपने मुद्दे सेट करने में लगी गई हैं। बकफ्फर मचे घमासान के बाद अब आरजेडी की एमएलसी ने लालू यादव के दरबार की तुलना भगवान शिव के दरबार से कर दी। शिव के बाद अगर धरती पर कोई आशीर्वाद देने वाला भगवान है तो वो लालू यादव है। ये नजरिया आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर का है। उर्मिला ने कहा, जिस तरह भगवान शिव के दरबार में सबके लिए जगह थी, ठीक उसी तरह लालू यादव भी सबकी सुनते हैं। सही मायने में अगर इस कलयुग का अगर भगवान कोई है तो बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें अधिकार दिए और उसको अमली जामा पहनाने का काम किए, उस शख्स का नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव, जिनके दरबार में भगवान शिव के तरह सभी लोगों का जगह है, जहाँ जो है किसी को अपमानित होना नहीं पड़ता है। उर्मिला ठाकुर मुजफ्फरपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े एक कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। बिहार में चुनाव है, लिहाजा उर्मिला ठाकुर के बयान को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। सियासी हलकों में इस बयान को आरजेडी की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, जिसके जरिए लालू यादव को एक बार फिर से करिश्माई नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। शंघाई से टोक्यो जा रहे विमान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 36,000 फीट पर पहुंचने के बाद विमान अचानक नीचे आने लगा। विमान के नीचे आने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोगों को मास्क लगाने के निर्देश दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। 191 यात्रियों के सिर पर मौत मंडरा रही है। जहाज के अंदर हाहाकार मचा है। यात्री डरे सहमे हैं और जिंदगी से कुछ दिनों की मोहलत मांग रहे हैं। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट JL 8696 शंघाई से टोक्यो जा रही थी। विमान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक विमान का संतुलन खोने लगा और वो तेजी से नीचे आने लगा। मौत को इतना करीब आता देखकर कुछ यात्री अपने परिजनों को आखिरी संदेश भी भेजने लगे। आपात स्थिति को देखते हुए यात्रियों को मास्क लगाने की हिदायत दी गई, जिससे और अफरा तफरी मची। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण अग्निकांड हुआ। एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। उसके बाद भीषण आग लग गई। एक भयानक रूप इस आग ने ले लिया। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। आग की ऊंची ऊंची लपटें और फिर जोरदार धमाका। भीषण अग्निकांड की ये तस्वीरें कैलिफोर्निया के योलो काउंटी की हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ और जबरदस्त आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आसमान में आग की लपटें, घना काला धुआं और बेकाबू होकर फूटते पटाखे दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। ये नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा था। ये भीषण हादसा येलो काउंटी के एक्सपोर्टो शहर में हुआ। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और इस भयानक आग को देखकर वो भी दहशत में आ गईं।
आग लगने के बाद काले धुएं का एक गुबार पूरे शहर में छा गया था। ये धुआं इतना घना था कि पास के दूसरे काउंटी के लोगों को भी दिखाई दे रहा था। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं, जो आग पर काबू करने की कोशिश कर रही हैं। स्वीडन के आसमान में इन दिनों रहस्यमयी चीज लोगों को हैरान कर रही है। आसमान से एक चमकीला गोला गिर रहा है। ये चमकती चीज आखिर है क्या? रिपोर्ट देखिए। ये आसमान से क्या गिर रहा है? जिसने भी देखा वो हैरान है। ये आसमान से गिरने वाला कोई उल्का पिंड है या कुछ और? इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। स्वीडन के आसमान से गिरने वाला ये अजनबी मेहमान लोगों के मन में कौतूहल पैदा कर रहा है। आसमान से गिरता ये आग का गोला स्वीडन के आलैंड द्वीप के पास देखा गया। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में एक चमकीली चीज तेजी से आसमान से गिरती है और कुछ सेकंड के बाद गायब हो जाती है। ये गोला नीले और हरे रंग की रोशनी के साथ चमकता हुआ दिखाई देता है और अक्सर रात को ही नजर आता है। हालांकि आसमान में हो रही इस हलचल के क्या मायने हैं, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आसमान से उल्का पिंडों का गिरना बहुत आम बात है और हर दिन इस तरह के पिंड वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जिनमें से ज्यादातर वायुमंडल में ही जलकर खाक हो जाते हैं। अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। जेएनके के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बेस कैंप से यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। उपराज्यपाल के हाथ में लहराता यह हरा झंडा उस भरोसे का प्रतीक है कि यात्रा पूरी शान के साथ आगे बढ़ेगी और श्रद्धालुओं को कहीं कोई खतरा नहीं। बसों में सवार होकर श्रद्धालु अपनी मंजिल की ओर रवाना हुए। धार्मिक यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बेस कैंप पर पूजा अर्चना की। पहले जत्थे का हिस्सा बने श्रद्धालुओं की खुशी देखने लायक थी। बोलो शंकर भगवान की, बोलो बाबा बर्फानी की। बहुत बहुत खुशी है और चाहते हैं सब लोग बाबा के दर्शन मिले। बहुत खुशी है, बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत खुशी है लोगों को, बहुत इंतजार करते हैं साल भर बाबा का मिलने के लिए। यात्रा से पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लंगर स्थल चंद्रकोट पर कड़े सुरक्षा इंतजाम दिखे। गरीबी कैसी होती है, महाराष्ट्र के उस किसान से पूछिए। महाराष्ट्र के उस किसान का दर्द जानेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन किसान के पेट की आग उसे खेत में बैल की जगह लेने पर मजबूर कर गई है। इस गरीब दंपत्ति की कहानी आपको रुला सकती है। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसका कलेजा कांप गया। इस वीडियो को देखकर आपका दिल भी पसीज गया होगा। हो सकता है आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन जो वीडियो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची और असली है। जेब में रुपए नहीं थे कि बैल खरीद पाए, जेब में रुपए नहीं थे कि ठीक से खाना खा पाए, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए खेत में बुआई जरूरी थी। तो 75 साल के बुजुर्ग किसान खुद बैल की जगह जुट गए और कड़ी दोपहरी में पत्नी उनकी मदद करती दिखी। इस बुजुर्ग किसान की बातें, बुजुर्ग किसान का दर्द किसी को भी रुला देगा। ये तस्वीर महाराष्ट्र के लातूर की है। बात सिर्फ बुजुर्ग किसान अंबादास पवार की नहीं है। सूबे में ऐसे सैकड़ों किसानों की हालत अंबादास पवार जैसी है। कोई उसे झेल पाता है तो कोई मौत को गले लगा लेता है। बेनालू त्योहार अब राज्यों की सरहद से निकलकर पूरे देश में पहचान बना रहा है। दिल्ली में इस त्योहार के मौके पर शानदार जुलूस निकाला गया, जिसमें विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। ये त्योहार खास तौर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन इसकी झलक दिल्ली जैसे शहरों में भी दिखने लगी है। बेनालू पर्व के मौके पर दिल्ली में रहने वाले तेलुगु समुदाय के लोगों ने इंडिया गेट से तेलंगाना भवन तक सांस्कृतिक जुलूस निकाला। खास बात यह है कि इस त्योहार में विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। इस जुलूस के दौरान महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं और पेरनी शिव तांडवम नृत्य करते हुए दिखीं।
इस मौके पर तेलंगाना संगीत और भक्ति गीत का शानदार कॉकटेल नजर आया। यात्रा में शामिल लोग स्थानीय मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बोनालू पर्व में देवी महाकाली की पूजा की जाती है और मन्नत पूरी होने पर देवी को धन्यवाद दिया जाता है। ये त्योहार तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं। इस जबरदस्त डायलॉग के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बन रही उनकी बायोपिक अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी का टीजर रिलीज हुआ है। फिल्म में सीएम योगी का किरदार अभिनेता अनंत जोशी निभा रहे हैं, जो खुद उत्तर प्रदेश के आगरा से हैं। मुझे नेताओं की तरह बात करना नहीं आता। बड़े पर्दे पर योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए तैयार हो जाइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक तैयार हो चुकी है और फिल्म का टीजर भी मेकर्स ने सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया है। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी में योगी आदित्यनाथ के संन्यास लेने, योगी बनने और फिर राजनीति में आने की कहानी है। और सबसे खास उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के जंगल राज पर योगी के एक्शन की झलक साफ नजर आ रही है। फिल्म के डायलॉग्स भी दमदार हैं। फिल्म में योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभा रहे अनंत जोशी ने फिल्म के लिए अपना सर तक मुंडवा लिया। कठन, बारी फेल जैसी फिल्मों से कैरेक्टर रोल करने वाले अनंत की ये बतौर लीड रोल पहली फिल्म है। फिल्म में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ और परेश रावल भी अहम रोल में हैं। फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर पर आधारित है, जिसका निर्देशन रविंद्र गौतम ने किया है। फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीता जोशी, एनडीटीवी इंडिया। नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का काटा विद्युत कनेक्शन। बेनीवाल के बड़े भाई प्रेम सुख बेनीवाल के नाम से कनेक्शन बताया जा रहा है। बकाया विद्युत बिल ना जमा कराने पर यह कनेक्शन काट दिया गया। बताया जा रहा है 2014 से लगातार शिकायतें मिल रही थी। 11,61,000 का विद्युत बिल बकाया था और विभाग ने कई बार इनको नोटिस भी भेजा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पोल पर चढ़कर विद्युत विभाग के कर्मचारी ने हनुमान बेनीवाल के घर का कनेक्शन ही काट दिया है। बताया जा रहा है उनका बिल जमा ही नहीं था बहुत दिनों से। अब बिहार में स्कूल के क्लर्क ने शिक्षा के उस मंदिर को कलंकित कर दिया जहां नेत्रहीन बच्चियां तालीम हासिल करती थी। एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पूरी सच्चाई उस वक्त सामने आई जब बच्ची ने गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल जाने से इनकार कर दिया। जब इसकी वजह पूछी गई तो उसने अजीत सर का नाम लिया। वही अजीत सर जो इस मासूम के साथ दरिंदगी करता था। खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया है। ये बच्ची 2018 से स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पटना सिटी के अगम कुआं थाना इलाके के नेत्रहीन बालिका विद्यालय में हुई इस घटना के बाद पुलिस एक्टिव हुई है। विशेष दल का गठन किया गया और छापामारी करके जो अभियुक्त हैं उनको अरेस्ट करके फॉरवर्ड किया गया है। उचित कार्रवाई की जा रही है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इस केस को जल्दी चार्जशीट किया जाएगा। हमको जानकारी इतना ही है सर कि बच्ची बहुत छोटी है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। ऐसा कभी मामला आया नहीं। अजीत के बारे में हम लोग आज तक अजीत जी को जितना जानते हैं ऐसा हरकत कर नहीं सकते हैं, ऐसा हम लोग का सोच है। अब जांच की मामला है सर, जांच निष्पक्ष जांच हो। इस मामले में अगम कुआं थाने में FIR दर्ज कराई गई और जांच पड़ताल की जा रही है। उधर राजस्थान के बाड़मेर से खबर आई, हैरानी के साथ साथ परेशान भी करती है। यहाँ 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले मां ने अपने बेटे का लड़कियों की तरह श्रृंगार भी किया। और उनकी जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में स्थानीय लोग हमला करने वाले आरोपियों पर घूंसे बरसाते हुए दिखाई दिए। मामला नगला सिंघी थाना इलाके के सदा गांव का है, जहां एक शादीशुदा महिला के प्रेम प्रसंग के चलते उसके पति पर सरिये से जानलेवा हमला हुआ। घटना उस वक्त की है जब महिला का पति मजदूरी पर जा रहा था। तभी खेत में खाद लगाए बैठे प्रेमी और उसके साथी ने महिला के पति पर सरिये और डंडों से ताबड़तोड़ वार किए। युवक पर जानलेवा हमला करने के बाद दोनों आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहे थे। तभी स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों की जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया।
प्रारंभिक जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि विजय की पत्नी के साथ सूरज का अवैध संबंध था। ये बात प्रकाश में आई है। इसमें और भी हम लोग गहराई से जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं हमले में घायल महिला के पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। राज्य के बाड़मेर से एक ऐसी खबर आई जो हैरानी के साथ साथ परेशान भी करती है। यहाँ 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले मां ने अपने बेटे का लड़कियों की तरह श्रृंगार भी किया था। ये तस्वीर कलेजा चीरने वाली है। एक मां ने पहले अपने बेटे का लड़कियों की तरह श्रृंगार किया, उसे दुल्हन की तरह सजाया, उसे चुनरी ओढ़ाई, उसे जेवर पहनाया, फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर जिंदगी खत्म कर ली। इस वीडियो में हंसता मुस्कुराता ये बच्चा अपनी मां कविता, पिता शिवलाल और भाई बजरंग के साथ दुनिया को छोड़ चुका है। बाड़मेर में सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी विवाद से तंग आकर परिवार के 4 लोगों ने पानी की टंकी से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। शिवलाल और कविता और 2 बच्चे थे उनके 10 साल 8 साल के। उन्होंने सामूहिक आत्महत्या की तो उनके सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। जांच में पता चला है कि बाड़मेर के उड़डू गांव के रहने वाले शिवलाल का अपने छोटे भाई के साथ मकान को लेकर विवाद चल रहा था। सुसाइड नोट में छोटे भाई सहित 3 लोगों को मौत का जिम्मेदार बताया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया गया। अब कई कलाकारों के अकाउंट्स वापस एक्टिव हो गए, लेकिन सरदार जी 3 की कलाकार हानिया आमिर अब भी भारत में बैन है, शायद इसलिए कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत विरोधी पोस्ट किए थे। मावरा होकिन, युमना जैदी, सबा कमर, दानिश तैमूर, अहद रजामी, ये वो पाकिस्तानी कलाकार हैं जिन्हें पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय फिल्मों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बैन कर दिया गया था। लेकिन अब इनके रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स भारत में फिर एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन हानिया आमिर इस फेहरिस्त में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ पोस्ट डालने वाली हानिया आमिर सरदार जी 3 से पहले ही भारतीय सिनेमा और लोगों के निशाने पर हैं। सरदार जी 3 को तो भारत में बैन कर दिया गया है, लेकिन साथ ही उनके साथ काम करने वाले दिलजीत दोसांझ पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हानिया के अलावा फवाद खान, माहिरा खान, अली जफर और आतिफ असलम के अकाउंट्स भी अब तक रिस्ट्रिक्टेड हैं। अब सवाल ये है कि अगर बैन हटा दिया गया है तो क्या हानिया, फवाद और माहिरा जैसे बड़े कलाकारों को भारत में फिल्म करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारतीय सेना की नई रणनीति देखने को मिल रही है, जहां थार में नए युद्ध स्वरूप का जमीन पर बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है। राज्य के थार रेगिस्तान में सेना का विशाल युद्ध अभ्यास चल रहा है, जो न केवल ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि ये स्पष्ट संकेत भी है कि भारत अब किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बात उस ढाई आखर की करते हैं जिसे प्रेम कहते हैं। कबीर का वो ढाई आखर भाषाओं का मोहताज नहीं। अंग्रेजी में उसे आई लव यू कहा जाता है। आई लव यू यूं कहिए या फिर किसी और तरीके से शायद एक ही भावना सामने आती है, मंशा या मकसद सामने नहीं आता। यही बात बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भी कही है। अंग्रेजी में 3 शब्दों के इस आई लव यू ने कई लोगों को मुश्किल में डाला होगा। उन्हीं लोगों में से एक नागपुर का शख्स था। 2015 में एक नाबालिग लड़की के हाथों में हाथ डाला और आई लव यू बोल दिया। मामला पुलिस पर पहुंचा, कोर्ट तक पहुंचा। सेशन कोर्ट ने उस शख्स को सजा सुना दी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उस शख्स को यह कहते हुए बरी कर दिया कि सिर्फ आई लव यू कहना अपराध नहीं हो जाता, जब तक कि उसके पीछे कोई गलत या यौन संबंध का इरादा ना हो। हाई कोर्ट का यह फैसला कई मायने में इंपॉर्टेंट है। कई सवाल इससे जुड़े हैं।
किसी को आई लव यू कहना तब तक अपराध नहीं है जब तक यौन इरादा साबित ना हो जाए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा है। 10 साल पुराने केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आई लव यू कहना यौन इरादे का संकेत नहीं, सिर्फ भावना की अभिव्यक्ति है। अदालत एक 10 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आई लव यू जैसे शब्द मात्र यौन मंशा को नहीं दर्शाते, जब तक कि उसके पीछे कोई स्पष्ट इरादा न हो जो यौन दृष्टिकोण को दर्शाए। मुझे लगता है बहुत सही है, क्योंकि आज के बदलते हुए समावेश में जब एक बहुत वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप देखिए जो फैन मूवमेंट होता है, कितने क्रिकेटर्स, कितने बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, उनको लड़कियां जाके उनको बाहें भर लेती हैं, उनको किस कर लेती हैं। तो क्या हम ऐसे केसेस में हर जगह अरेस्ट करते रहेंगे और जेल भेजते रहेंगे? तो जब तक कि वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस नहीं प्रूव होता कि अगर सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल ऑफेंस है, अगर उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं प्रूव हो रहे, तो मुझे लगता है कि ये ऑर्डर एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और जो गलत केसेस किए जा रहे हैं उन पे रोक लगेगी। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। बात 2015 की है। 17 साल की एक लड़की ने 35 साल के एक शख्स पर हाथ पकड़कर आई लव यू बोलने का आरोप लगाया। पीड़िता ने अपने पिता को जानकारी दी और पुलिस में FIR दर्ज हुई। 2017 में सेशन कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 3 साल की सजा सुनाई। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और अब ऊपरी अदालत ने फैसले को पलट दिया। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के ने कहा कि किसी भी यौन अपराध के लिए आरोपी के द्वारा अनुचित शारीरिक संपर्क, जबरन कपड़े उतारना या अश्लील इशारों, टिप्पणियों जैसे कृत्यों का होना जरूरी है, जिससे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती हो। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि इस मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि आरोपी का असली मकसद पीड़िता के साथ यौन संपर्क स्थापित करना था। हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि बिना किसी यौन इरादे के कहा गया आई लव यू छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न नहीं कहा जाएगा। केवल प्रेम का इजहार करना या अपनी भावना जताना कानून की नजर में यौन इरादे के तहत नहीं आता और ये मामला छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता। हाई कोर्ट को आरोपी के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि लड़की का हाथ पकड़कर आई लव यू बोलने के पीछे उसका इरादा यौन उत्पीड़न का था। वैसे ये भी हकीकत है कि जिस वक्त केस दर्ज हुआ था उस वक्त लड़की नाबालिग थी। हालांकि इस फैसले के परिणामों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अब कोई भी मनचला किसी लड़की को आई लव यू बोलकर निकल सकता है? यौन उत्पीड़न कानून में लगातार घूरना, पीछा करना भी अपराध है। यहाँ भी शारीरिक संपर्क नहीं है, लेकिन इसे यौन हमले की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन सवाल दूसरी तरफ भी है। अगर आई लव यू कहना भर अपराध की श्रेणी में आ जाए तो बहुत सारे नासमझ नादान बच्चे इसकी जद में आ सकते हैं। अब देखिए कई केसेस में अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, क्योंकि हम लोग अगर 18 साल से कम की बच्ची है और उसके साथ अगर वो विलिंगली भी फिजिकल रिलेशनशिप करती है अपने क्लासमेट से, दोनों का लव अफेयर है जिसको हम लोग टीनेज रोमांस कहते हैं, उसमें रेप की चार्जेस लग जाती हैं और ये स्कूल के बच्चे जेल चले जाते हैं। तो कई जगह अब ये बात चल रही है कि अगर 18 से कम साल की लड़की है लेकिन अगर उनका लव अफेयर है और वो विलिंगली वो लड़की गई है लड़के के साथ, तो इसमें रेप की धाराएं नहीं लगनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इन सब सेक्शंस में जो है दोबारा एक NGOs को लेके, स्टेक होल्डर्स को लेके इस पे बैठ के सोचा जाए कि हम क्या लड़कों के जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो सवाल है कि वो संतुलन कैसे कायम हो जहां आई लव यू की मर्यादा भी बनी रहे और इसका अनचाहा इस्तेमाल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सके। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। ट्रेंडिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।